अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम आपके सामने साइंस की कुछ बुनियादी चीज़ें लेकर आए हैं और ये इंतहाई ज़रूरी और लाजमी है। असल में देखिए कि साइंस एक बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी बुनियादी चीज़ें अगर आपको मालूम है, बुनियादी कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो आगे आप बहुत ज़्यादा साइंस में स्कोर कर सकते हैं। और ये बुनियादी कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से अक्सर बच्चे जो है आगे जाके 11, 12 नीट वगैरह ये जो है साइंस की सब मज़ामीन के अंदर स्कोर नहीं कर पाते। सबसे पहले आप जानते हैं कि कुरान की जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खल्क़, के पढ़ अपने रब के नाम से। तो तालीम, कुरान जो है हमको तालीम की तरफ जो अहमियत देता है, लेकिन इसमें यह बात कह दी कि अपने रब के नाम से। तो ये तालीम के अंदर जो है आपका ताल्लुक़ रब्बे दो जहाँ से होना चाहिए। तो आइए हम कुछ बुनियादी चीज़ें शुरू करते हैं। आप देखिए कि साइंस का ये 1886 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हेनरी क्रूक। अब देखेंगे हम कि ये हेनरी क्रूक ने क्या कारनामा अंजाम दिया, इस पर गौर करेंगे। तो हेनरी क्रूक ने क्या किया कि एक बेबर्थ नली ली और इससे दो लकीरें जोड़ दी, एक है मुस्बत एक है मनफी, और इससे बैटरी से जोड़ दिया। अब आप देखेंगे जो मनफी है उसे कैथोड कहते हैं, मनफी बरकीरा, मुस्बत बरकीरा, मुस्बत बरकीरा को एनोड कहते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड। अब हुआ यूं कि इसने जब बरकी रो गुजारी तो यह हुआ कि कैथोड से निकलकर शुआएं एनोड की तरफ जाने लगी। जो शुआ कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती है उस शुआ को कैथोड शुआ कहते हैं, कैथोड रे कहते हैं, कैथोड रे। किसे कहते हैं कैथोड शुआ? जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती है। एक और साइंसदान है जिसका तारुफ मैं आपसे करा देता हूं और ये आगे भी आपसे मुलाकात करेगा, जिसका नाम है सर जे थॉमसन। अब सर जे थॉमसन ने क्या किया? सर जे थॉमसन ने कैथोड रे का मुशाहिदा किया बारीक बीनी से। बारीक बीनी से मुशाहिदा करने पर उसने ये नतीजा अखज़ किया कि कैथोड रे बारीक बारीक ज़र्रात पर मुश्तमिल है और हर जर्रे पर मनफी बरकी बार है। तो ऐसा जर्रा जिस पर मनफी बरकी बार है, सर जे थॉमसन ने उसका नाम दिया इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का इंकिशाफ हुआ और यह मालूम हुआ कि इलेक्ट्रॉन पर मनफी बरकी बार रहता है। सर जे थॉमसन minutely observed on cathode ray. He found that cathode rays containing the smallest particle and each particles are having the negative charge. A particle which is having the negative charge, give that name is electron. अब आप देखेंगे कि इसी के बाद और एक तजुर्बा किया गया 1989 के अंदर, 1889 में। तो ये उसने जो है जालीदार नली लिया और इस पर एक तजुर्बा किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। अब क्या हुआ, शुआ एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जाने लगी। जो शुआ एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जाती है उस शुआ का नाम दिया गया एनोड शुआ।
एनोड्स हुआ। और इसी पर मुशाहिदा करने के बाद एक और जर्रे का इंकशाफ हुआ जिसका नाम है प्रोटॉन, जिस पर मुस्बत भर की बार होता है, और इसे रुदरफोर्ड ने नाम के साइंटिस्ट ने इंकशाफ किया। तो अब ये मालूम हुआ कि जिस तरह से हम ये बात जो शुरू कर रहे हैं ये है जौहर की साख, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जौहर के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने नजरिए पेश किए। डाल्टन है, डाल्टन जो है ये लंदन के एक स्कूल का टीचर था जिसने ये बताया था कि जौहर ना तकसीम पजीर है, और भी बहुत सी चीजें उसने मुख्तलिफ नजरियात मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसके बारे में रखे। बाद में यह मालूम हुआ कि जौहर में एक इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। एटम हैविंग द टू पार्टिकल्स, जौहर तो जर्रात पर मुश्तमिल है। अब देखिए 1920 में 1920 के अंदर लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई और तमाम साइंसदान वहां जमा हुए। वहां एक डिस्कशन हुआ। क्या डिस्कशन हुआ कि ये कहा गया कि भाई इलेक्ट्रॉन मंफी वर्ग की बार है, प्रोटॉन मुस्बत वर्ग की बार है। एक ऐसा जर्रा होना चाहिए जिस पर कोई वर्ग की बार नहीं। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में ये हुआ कि प्रिडिक्शन हुआ, कयास आ रही हुई, कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है, लेकिन ठीक इससे 12 साल बाद 1932 एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है चार्डविक। चार्डविक ने बताया कि एक ऐसा जर्रा है जिस पर कोई वर्ग की बार नहीं है, और चार्डविक ने उसका नाम दिया न्यूट्रॉन। अब ये मालूम हुआ कि एटम 3 जर्रात पर मुश्तमिल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर मंफी वर्ग की बार, प्रोटॉन मुस्बत वर्ग की बार, और न्यूट्रॉन पर कोई वर्ग की बार। अब इसको हमको समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस हैसियत में रहते हैं। तो वो समझने से पहले हमको थोड़ा पीछे की जानिब जाना होगा। आइए हम चलते हैं पीछे की जानिब, और मालूमात हम जो है ये बहुत ही बुनियादी अहम मालूमात है, इसको बच्चों याद करना जरूरी है। आगे आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये इसी के बारे में पढ़ने जाएंगे, तो हम केमिस्ट्री में भी, और आगे आप 11-12 में फिजिक्स भी पढ़ेंगे आप। इसलिए ये चीजें आप देखिए कि 1896 एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है हेनरी बैकरल। अब देखेंगे कि हेनरी बैकरल ने क्या किया। साइंसदान यही वो लोग कहलाते हैं जो किसी चीज में खोज, जुस्तजू, और ये जुस्तजू और मुतजस्सिस ज़हन ही रखने वाले लोग जो है कोई चीज खोज की करते हैं, कोई दरियाफ्त करते हैं, कोई चीज नई चीज का इंकशाफ करते हैं, इजाद करते हैं। तो अब हेनरी बैकरल ने क्या किया, देखिए कि एक प्लेट के अंदर जो है यूरेनियम का नमक रखा हुआ था। इसके अंदर यूरेनियम का नमक रखा हुआ था, यूरेनियम। उसने देखा कि यूरेनियम में से गैर मरई तौर पर शुआएं निकल रही।
ऑटोमेटिक शुआ निकल रही। अब अगर आप आईने के सामने खड़े और आईने में से अगर शुआ निकलना शुरू हो जाए खुद ब खुद, तो आप क्या करें? अक्सर बच्चे कहते हैं कि हम डर जाएंगे, हम भाग जाएंगे। लेकिन हेनरी बेकरल ने ऐसा नहीं किया। हेनरी बेकरल ने गौर किया उस पर, तो वो क्या कि शुआएं किस टाइप की है, कैसी निकल रही है। तो उसने देखा कि एक ऐसी शुआ है जो मुस्बत बारदार की तरफ झुक रही है, एक ऐसी शुआ है जो मनफी बारदार की तरफ झुक रही है, एक ऐसी शुआ है जो ना मुस्बत बारदार ना मनफी बारदार सीधा गुजार रही। जो शुआ मुस्बत बारदार की तरफ झुक रही है उसका नाम उसने अल्फा दिया, यह अलामत है। जो शुआ मनफी बारदार की तरफ झुक रही है उसका नाम उसने बीटा दिया। ये देखिए, हम जनरली क्या है, ये बी लिखते हैं, लेकिन अगर इसकी लकीर बढ़ा दिया गया तो ये बीटा हो जाएगा। अब एक और शुआ है जो नाइदर रिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव नाइदर रिफ्लेक्टेड टुवर्ड नेगेटिव गो द स्टेट, जो सीधा जाती है, इसका नाम उसने गामा दिया। अब ये हुआ कि अल्फा, बीटा, गामा, ये तीन शुआओं का इंकशाफ हो गया। इन अल्फा, बीटा, गामा शुआओं को बेकरल शुआएं कहते हैं। क्यों कहते हैं बेकरल शुआएं? इसलिए कि इसे हेनरी बेकरल नाम के साइंटिस्ट ने इंकशाफ किया था। इसलिए इन शुआओं का नाम उसी से मंसूब किया जाता है। तो आप देखेंगे अल्फा पर मुस्बत है, बीटा मनफी और गामा कोई बर की बात। अब इनकी अलग अलग हिद्दत, शिद्दत, इंटेंसिटी अलग अलग है। मसलन अगर अल्फा रेस किसी वास्ते से गुजर रही है और अगर आपने पेपर रख दिया तो वो पेपर के आर पार हो जाती। मसलन घर में सूरज की शुआ आ रही है और अगर आपने कोई पेपर बीच में रख दिया तो क्या होगा? सूरज की शुआ रुक जाएगी और उसका साया नीचे पड़ेगा। लेकिन अल्फा रेस में ऐसा नहीं होता। अल्फा रेस जो है वो पेपर के आर पार हो जाती। बीटा रेस अगर किसी वास्ते से गुजर रही है और आपने 2 से 2.5 इंच मोटी धात अगर उसके दरमियान में रखे तो वो उसके आर पार हो जाएगी। यानी बीटा रेस की इंटेंसिटी, शिद्दत जो है अल्फा रेस के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। लेकिन गामा रेस दीवारों के आर पार हो जाती है। तो इस तरह से ये अल्फा, बीटा, गामा शुआओं को बेकरल शुआएं कहते हैं। अब ये इसलिए बताना हुआ आपको कि ये अल्फा शुआ का इस्तेमाल जो है रदरफोर्ड ने किया। अब उसको हम पढ़ने जाएंगे कि रदरफोर्ड ने उसका क्या इस्तेमाल किया और उसको किस तरह से वाज़ेह किया, तो हम देखेंगे थोड़ा सा। अब आप देखिए कि नाइनटीन 1911 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रदरफोर्ड भी बोलते हैं और रुदरफोर्ड भी बोलते हैं। उसने एक सोने की प्लेट लिया। अब देखिए, सोने की प्लेट लेकर उस पर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तजुर्बा किया जा रहा है। उसने क्या किया? अल्फा रेस की बमबारी की इस पर। तो यह मुशाहिदा किया गया कि कुछ शुआएं जो है वो प्लेट के आर पार हो गई, कुछ शुआएं जो है थोड़ी मुनहरिफ हुई,
कुछ शुआएं जो है 90 के जाविये में बनकर नीचे की जानिब आ गई, 90 एंगल, और कुछ शुआएं टकराकर वापिस हो गई। जब ये शुआ टकराकर वापिस हो गई तो यहां एक हल्का बन गया, एक सर्कल बन गया, एक दायरा बन गया। रदरफोर्ड ने इसका नाम मरकजा दिया, न्यूक्लियस। इस तरह से मरकजे का दरियाफ्त हुआ, न्यूक्लियस का दरियाफ्त रदरफोर्ड ने किया। तो यह है एटम का जौहर का मरकजा। चलिए आइए कि हमने जो मालूमात हासिल की है कि जौहर 3 ज़र्रात है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इनका मस्कन कहाँ है, ये कहाँ रहते हैं? तो आइए देखते हैं हम इसके अंदर। अब ये मरकजा जब दरियाफ्त हो गया है, इस तरह से ये मरकजा दरियाफ्त हो चुका है, तो ये मालूम हुआ कि मरकजे के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। मरकजे में क्या रहते हैं? प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। तो फिर ये कहाँ रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन जो है इस मरकजे के गिर्द मुख्तलिफ मदारों में मुख्तलिफ तादाद के तहत मरकजे के गिर्द गर्दिश करते रहते, तवाफ करते रहते हैं, घूमते रहते हैं उसकी गिर्द। जिस तरह से सूरज की गिर्द प्लैनेट घूमते हैं, जमीन की गिर्द चांद घूमता है, इसी तरह से ये भी। तो अब इसमें देखेंगे हम कि यह है पहला मरकजा। पहला पहला मदार कहलाता है। इसको कहते हैं ये पहला मदार। इसको कैसे जाहिर करते हैं? और पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन की सलाहियत होती है। कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट हैविंग द 2 इलेक्ट्रॉन। पहले मदार में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे मदार में दूसरे मदार को जो है एल से जाहिर करते हैं। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की सलाहियत होती है। तीसरे मदार को एम से जाहिर करते हैं। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन की सलाहियत होती है।
और ये होता है n, और इसमें जो है 32 होती है। अब क्या किया गया कि मुख्तलिफ तादाद में इलेक्ट्रॉन जो है मुख्तलिफ मदारों में रखा गया। इस तरह से मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन को, मुख्तलिफ तादाद के इलेक्ट्रॉन को मुख्तलिफ मदार में रखा जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक तश्कील कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब इसका एक ज़ाब्ता है, देखिए, ये याद रखिए आप कि कौन से मदार में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसका फार्मूला ये है 2n²। n जो है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट, मदारों की तादाद। पहला मदार, दूसरा मदार, तीसरा मदार, चौथा मदार। अब आपको देखना है कि पहले मदार में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 ज़रब n की दूसरी यानी 1 की दूसरी, 1 की दूसरी 1 और 2 1 का 2। अब अगर हमको n मसावी 2 लेना है, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे मदार में कितना होता है, तो n की जगह 2 रख देंगे। 2² 4, 4 × 2 8। अब n मसावी 3 लेना है हमको, 2 ज़रब 3² 9, 9 × 2 18। n = 4 लेंगे अगर, 4 की दूसरी 16, 16 दूनी 32। अब ये सवाल ये हो सकता है कि ये दूसरे मदार में 8 इलेक्ट्रॉन की सलाहियत है, तो क्या दूसरे मदार में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं या नहीं? रह सकते हैं। यानी जो सलाहियत है उसकी जो तादाद है उससे कम मुमकिनात में से है, ज्यादा मुमकिनात में से नहीं है। जैसे पहले मदार में तो 1 भी पॉसिबल है, 2 भी है, लेकिन 2 से ज्यादा है। या 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मुमकिन है, लेकिन 8 से ज्यादा। इसी तरह से हर मदार। उसकी एक एग्जांपल मैं बताऊंगा। 10 लीटर का डब्बा है, 10 लीटर के डब्बे में 1 लीटर पानी भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 10 तक आ सकता है, लेकिन 11वां लीटर नहीं आ सकता। तो ऐसी ये सलाहियत, इससे कम जो तादाद है वो मदारों में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन उससे जायद नहीं रह सकते। ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि आज के पीरियड में हमने क्या पढ़े हैं। हमने ये बात किया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इंकिशाफ कैसा हुआ। ये जौहर के ज़र्रात हैं, और जौहर के ज़र्रात होने के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो है तो मरकज़ा किस तरह से दरियाफ्त हुआ। हमने भी मालूम करा कि 1911 में रुदरफोर्ड ने एक तजुर्बा किया। क्या तजुर्बा किया? सोने के प्लेट पर अल्फा ज़र्रात की बमबारी की। और अल्फा ज़र्रात को क्या कहते हैं? बैकरल शुआ कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि उसे हेनरी बैकरल नाम के साइंटिस्ट ने इंकिशाफ किया, इसलिए अल्फा बीटा गामा शुआओं को बैकरल शुआएं कहते हैं। उसी साइंसदान के नाम से उसे मंसूब कर दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि रुदरफोर्ड ने जो सोने के प्लेट पर बमबारी की, जिसके नतीजे में मरकज़ा दरियाफ्त हुआ। फिर ये देखा गया कि मरकज़े के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ तादाद में मुख्तलिफ मदारों में गर्दिश, मरकज़े के गिर्द गर्दिश करते रहते हैं। इस तरह से ये एक साख्त बन गई है। किसकी बनी है? एटम की, जौहर की। तो अभी के लिए इतने ही काफ़ी। इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि अब ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन कैसा होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे।